सबसे पहला प्रश्न एक इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, रेलवे ग्रुप डी के अनुरूप यहाँ पर प्रश्न का चयन किया गया है। जैसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा, उसी तरह से प्रश्नों को यहाँ पर रखा गया है। अब आप देखेंगे तो लिखा है निम्नलिखित में से कौन एक शांत दशमलव, कल भी इस पर चर्चा हुई थी। शांत जो आपका टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन को डिनोट करता है, उस पर बेस्ड है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में स्पष्ट करूंगा, बताऊंगा। अब ध्यान से केवल सुनिएगा मेरी बातों को। दशमलव और भिन्न, अगर हम बात यहाँ पर दशमलव की करें या भिन्न की करें, तो दोनों एक ही प्रकार के रूप होते हैं, एक ही स्वरूप की चीज होती है। हम अगर जैसे भिन्न को चाहेंगे तो दशमलव के रूप में ले जा सकते हैं, दशमलव को चाहे तो भिन्न के रूप में ला सकते हैं। दोनों परिमेय संख्या का एक स्वरूप है। अगर हम इसके एक दो नेचर की बात करें, तो एक टर्मिनेटिंग होता है, जिसको आप विभाज्य कहते हैं, शांत कहते हैं। बेसिकली हम इसको शांत कहते हैं। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग होता है, जिसको हम अशांत कहते हैं। इसको आप अशांत कह दीजिए। इनका स्वरूप समझने की कोशिश करिएगा। कोई जैसे इस भिन्न, कल मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार के शांत होते हैं। एक पूर्णतः कटकर होते हैं, जैसे पूर्णतः टर्मिनेटिंग होते हैं। एक दशमलव के कुछ अंकों के बाद होते हैं, मतलब आंशिक रूप से होते हैं। अब थोड़ा सा दोनों के बारे में समझिएगा। जैसे मैं इसके बारे में थोड़ा सा एक प्रोसेस कल भी मैंने स्पष्ट किया था, मैं आज थोड़ा डिटेल से बताऊंगा इसके बारे में। जैसे हमने कहा कि 15/5 है, तो आप देखिए कंप्लीटली डिवाइडेड है। अब यही 15 बटा अगर 4 होता, दशमलव के कुछ अंकों के बाद होता। अशांत का मतलब ऐसा है जैसे कि 1/3 है, 12/7 है, 13/6 है। इस तरह के नंबर हैं, जैसे इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो 0.333333 इनफाइनाइट तक जाता है। मतलब दशमलव के कुछ अंकों के बाद रिपीटिशन होता है। हम पहचानेंगे कैसे किसी भिन्न को कि वह शांत है कि अशांत है? इसके लिए मैं कहूँ कि कोई एक भिन्न लीजिए, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। पहले भिन्न का सरलतम रूप समझिए। भिन्न का सरलतम रूप समझिए। सरलतम रूप का मतलब जैसे कि अगर 20/25 लिखा है, ये सरलतम नहीं है। 5 चौके 20, 5/25 अब सरलतम है। 15/40 लिखा है तो सरलतम रही है। 5 तिया 15, 5 40 अब सरलतम है। समझते जाइएगा सब लोग प्रोसेस को। भिन्न के सरलतम रूप का जो हर हो, भिन्न के सरलतम रूप का जो हर हो, अगर 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप में हो, जहां पर मैं आपको बता दूं कि m और n ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो, तो वह सभी भिन्न जो होते हैं शांत होते हैं। अब आप एक बात स्पष्ट कर लीजिए, भिन्न का जो हर, भिन्न के सरलतम रूप का जो हर हो, अगर वह 2 की पावर 0 हो, 5 की पावर 0 हो, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, मतलब 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, 64 है, 128 है, 256 है, 2 की पावर में हो, या 5 की पावर में हो, 5 की पावर 1 हो, 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 3 है, या इनमें से परस्पर किसी एक का भी कोई गुणा हो, तो ऐसे किसी भी भिन्न को हम लोग शांत बोलते हैं। 2 और 5 के अतिरिक्त अगर कोई भी नंबर आपको भिन्न के हर में मिल जाता है, तो वह अशांत होता है। आप अगर इसको एनसीईआरटी पैटर्न पर पढ़िएगा तो आपको स्पष्ट समझ में बातें आएगी। अगर 2 और 5 के अतिरिक्त कोई फैक्टर किसी भिन्न के हर में हो और भिन्न अपने सरलतम स्वरूप में हो, तो वह भिन्न आपका अशांत होता है। हम कभी भिन्न को ऐसे चेक नहीं करेंगे, भिन्न के पहले सरलतम रूप की बात करेंगे, तो मैंने देखा सब अपने सरलतम स्वरूप में है, मेरी नजर यहाँ पे टहल गई। फिर मैंने हर की बात की तो पता चला 2 गुणे 3 है, तो भैया ये संभव ही नहीं है। इसकी बात किया तो 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 है, नीचे 25 है। अब आप कहोगे सर, ये अगर 5 की पावर 2 है, तो 2 कहाँ है? मैं कह दूंगा इसमें है, 2 की पावर 0 है, मतलब 1 है। यह जो भिन्न है 17/25 मेरे हिसाब से अब तक की शांत नजर आई। इसको हमने शांत मान लिया। 10/3 नहीं होगा क्योंकि 3 है नीचे, 1/11 नहीं होगा। देखने से और करने से स्पष्ट बात यहाँ पर बी को लेकर हम स्पष्ट हैं। बी के बारे में बताएंगे। मैंने कहा कि पहले प्रश्न का राइट सोल्यूशन आपका बी है, 17/25 है, जो कि अपने शांत स्वरूप में है। तो आप लोग नोट कर सकते हैं इस प्रकार की बातों को। पीडीएफ के लिए मैं सॉरी करता हूं, आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं। कल का पीडीएफ अगर नहीं मिला है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। आज और कल दोनों का पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें रहिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में वह पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा, ये मेरा वादा है आपको। जैसे ही क्लास समाप्त होगी, कल का पीडीएफ भी और आज का पीडीएफ भी दोनों भेज दिया जाएगा। निश्चिंत रहिएगा आप सभी लोग, ठीक है? ये मेरी कमी है, मैं भिजवा नहीं पाया, मैं नहीं सेंड करवा पाया, लेकिन मैं किसी भी हालत में आज मैं क्लास खत्म होने के बाद पहले पीडीएफ भिजवाऊंगा। तो पहला प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। पहला प्रश्न आप लोग नोट कर लीजिएगा और अब बढ़िए मेरे साथ आप दूसरे प्रश्न पर। एक अच्छा आप एक्सप्लेनेशन देखे हैं, एक अच्छी व्याख्या देखे हैं, और अब दूसरे प्रश्न पर जब मैं जाता हूं, तो यहां पर देखिएगा इसको कैसे हम लोग कर पाएंगे। कुछ खास नहीं है, बस केवल आपको परेशान और घुमाने की कोशिश की गई है।
अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आप सब कुछ स्पष्ट कर पाएंगे। जी बराबर 96, अब देखो यहीं पे चाहूं तो मैं वहीं कर सकता हूं, भागे 12 है एक ब्रैकेट में, प्लस 14 गुणे 2, 14 गुणे 12 प्लस 8 है, भागे 2 है। ये पूरा समीकरण है। अगर आप देखें तो जी मतलब इस पूरे समीकरण के मान का चौथाई मान क्या होगा, 1/4 क्या होगा? प्लीज बताइए, आप सभी लोग यहाँ पर करने की कोशिश करिए। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे अलग अलग ब्रैकेट को 12 अट्ठे 96, इसको 8 बना दूं, कोई दिक्कत नहीं है। 12 8 20 होता है, 20 को 2 से भाग करिए तो 10 हो जाएगा, 10 हो गया। 10 गुणे 40 कर दे, 14 कर दे तो 140 हो गया। 140 में 8 जोड़ दे तो 148 हो गया। भैया 148 तो जी का मान है। ये जो जी है बस बेसिकली पार्ले जी की तरह, इसका एक चौथाई कर दो। एक चौथाई कर दे, 4 से गुणा, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28। क्या 37 राइट सोल्यूशन है? कितने लोग का उत्तर आया था? वेरी गुड। जो कि करेक्ट हल है इस प्रश्न का, राइट सोल्यूशन है। आप प्लीज सभी लोग लगा दीजिए करेक्ट आंसर के रूप में। एकदम सही उत्तर आपका है, सही व्याख्या है, सही वर्किंग है। ये देखिए, अगर आप इस प्रश्न को कर लेते हैं तो मैं बड़ा खुश होऊंगा कि आपने समझ लिया चीजों को। कुछ खास तो नहीं है, बट करने में थोड़ा सा चैलेंज बनेगा। क्या है देखिए, जैसे हमको दिया एक्स वर्ग बराबर एक्स वाई प्लस जेड, ठीक है, वाई वर्ग बराबर जेड प्लस एक्स, ऐसे जेड वर्ग बराबर एक्स प्लस वाई, और हमसे पूछा क्या, 1/x+1, 1/y+1, 1/z+1। भैया ऐसे समीकरणों को कोई सोचे कि अल्जेब्रिक प्रोसेस लगाएं तो ये पॉसिबल नहीं है। आप कुछ ना करें, y की जगह 2 रखें, इसकी जगह 2 रखें, 2 + 2 4 हो गया, तो x भी 2 हो गया। तो मतलब कन्फर्म है, x बराबर भी 2 है, y बराबर भी 2 है, z बराबर 2 है। मतलब बाय पुटिंग द वैल्यू आप कंफर्म कर लीजिएगा आपकी कंडीशन को, x y z 2 रह करके जस्टिफाई सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात 1/2 + 1 3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। 3 बार मतलब 3 बार 1/3 है, मतलब 3 बार 1/3 का मतलब 3/3 है, जो कि 1 होगा। बी ऑप्शन में दिया गया है और आप सबने सही रिस्पॉन्स भी किया है। बहुत बढ़िया, एकदम राइट सॉल्यूशन है। एक्स वाई जेड करेक्ट आंसर के तौर पर आप लोग यहाँ पर वैल्यू पहले से डिसाइड कर लिए, कंडीशन सेटिस्फाई कराते हुए, और उसी को आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो इससे उत्तर आपका सीधा सीधा सा 1 बनकर आ रहा है। एक अच्छे प्रश्न पर और फिर पहुंच रहे हैं हम लोग। वह छोटी सी छोटी भिन्न संख्या बता दो जिसे 3 सही 2/3, ठीक है, 6 सही 7/12, 4 सही 9/36, 9/36 प्लस 5 प्लस 7 सही 1/11 12 में जोड़ने पर प्राप्त योग पूर्ण संख्या बन जाए। एक बात आपको कहूंगा यहाँ पर, जैसे कभी भैया देखो 3 सही 2/3 लिखा है, इसके बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत भ्रम होगा तो दूर कर लीजिएगा। इसका अर्थ कभी भी 3 गुणे 2/3 नहीं होता। कभी-कभी मन में लोग के रहता है, मुझे पता है कि अक्सर लोग को तैयार होगा। इसका अर्थ 3 + 2/3 होता है। ये जानिएगा आप लोग। ये ग्रीन टिक है, रेड टिक है, ठीक है? अब अगर हम लोग इस पूरे समीकरण की बात करें, तो यहाँ पर इसने कहा क्या जोड़ दें कि संख्या एक पूर्ण संख्या बन जाए, जो भिन्न से हट करके एक प्रॉपर पूर्ण संख्या या पूर्णांक की तरह बन जाए। तो आप सभी के पूर्णांक को नोटिस करो, पहले पूर्णांक को नोटिस करो। तो जोड़िए सबके पूर्णांक को, 3 6 9, 9 4 13, 5 18 7 25 आगे बाहर कर ले, प्लस भिन्नों की तरफ चला जाए तो 2/3 है, 7/12 है, 9 चौके 36, 1/4 है, यहाँ कुछ है ही नहीं है, यहाँ 1/12 है। थोड़ा सा जोड़ेंगे तो आप देख रहे नीचे सब में 12 दिख रहा है, तो 12 की तरफ मेरा फोकस गया, तो 3 चौके 12, यहाँ 8 बनेगा, यहाँ 12 12 ही रहेगा तो 7 होगा, 4 तिया 12 3 होगा और 1 रहेगा, नीचे आपका 12 रहेगा। 8 7 15, 3 18, एक 19/12 है। भैया 19/12 भी अगर आप सोचोगे ना, 1 + 7/12 है। अब सोचो, 25 तो था ही ऑलरेडी आपके पास, एक और आ गया, 7/12 और आ गया। मतलब ये दोनों मिलकर अभी पूर्ण हैं, एक अभी भिन्न बचा है, इसको भी पूर्ण बना दे यार। अगर हम इसमें 5/12 जोड़ दें तो यह भी एक भिन्न 1 बन जाएगा। मतलब एक तरह से 1 से मैंने इसको घटा दिया, इसका मान सही-सही 5/12 हो जाना चाहिए। 5/12 अगर मैं इसमें जोड़ देता हूँ, तो यह मान भी आपका क्या हो जाएगा, एक पूर्ण संख्या बन जाएगी। समीर कुछ कहना चाहते हैं? मैं समीर की बात सुनने के लिए तैयार हूँ, आप बताएं प्लीज। तो मैंने जैसे बताया, ध्यान से देखिए, सबके पूर्णांकों को ले लिया, सिंपली जोड़ दिया, बाकी बचे भिन्नों को ले लिया, नॉर्मली प्रोसेस कर दिया। भिन्न मेरा 19/12 था, जिसमें एक पूर्णांक हमारा एडिशनल बढ़ के आ रहा था,
एक पूर्ण संख्या, 7/12 बच रहा था, इसी को किसी तरह से और पूर्ण बनाना था, तो 5/12 अगर मैं जोड़ दूँगा, तो यह भी एक पूर्ण संख्या बन जाएगी। कैसे? 7/12 को 1 से घटा दें, तो 5/12 इस प्रश्न का राइट सॉल्यूशन होगा। प्लीज़ आप सभी लोग बी ऑप्शन को नोट कर लीजिए, चौथा प्रश्न आपका करेक्ट आंसर है, 5/12 सही उत्तर इस प्रश्न का माना जाएगा। अगला प्रश्न, अभी शुरुआत के 4-5 प्रश्न पूरे कैलकुलेटिव हैं, फिर एडवांस मैथ का नेचर यहाँ पर आगे बढ़ेगा लेकर के। अगले प्रश्न पर ध्यान से अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पर अलजेब्रिक फार्मूला जो हमने a वर्ग माइनस b वर्ग का पढ़ा है, वही लगता नजर आ रहा है। आप इसको देखिए तो पावर 4 है। मैं आपको थोड़ा-सा स्पष्ट कर दूं, इस फार्मूले को दिमाग में रखो, a वर्ग माइनस b वर्ग बराबर a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है? a माइनस b होता है। यहाँ पर पावर 4 है, यहाँ भी पावर 4 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 सही 1/4 की पावर 2 माइनस 4 सही 1/3 की पावर 2 एक ब्रैकेट में, दूसरा 3 सही 1/4 की पावर 2 प्लस 4 सही 1/3 की पावर 2 दूसरे ब्रैकेट में, और नीचे आप देख रहे हैं यही जो माइनस वाला टर्म है ये सामने रखा गया है, इसकी वजह से पूरा कटा। अब जब कट ही गया तो हमें इसका मान दिमाग में रखना है और फाइनली उसका वर्गमूल भी निकालना है। जो लोग बता सकेंगे जरूर बता दीजिएगा। आप लोग जैसे सबसे पहले इसको सोचिए, 4 तिया 12 एक 13/4 है, 13/4 का वर्ग है। ये देखिए 4 तिया 12 एक 13/3 का वर्ग है। कुल मिला के अगर सोचे तो 13 का वर्ग भैया 169 होता है और 4 का वर्ग 16 होता है, 13 का वर्ग 169 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है। अगर मैं 169, अभी देखो अब इसका मुझे वर्गमूल भी फाइंड करना है, क्योंकि अंतिम बात तो यहाँ पर क्या है? वर्गमूल ही है। 169 अगर मैं बाहर कर लूं, तो वह बाहर बेसिकली जैसे रूट के अंदर होगा तो 169 होगा, और जब रूट के बाहर ही आ जाएगा तो 13 हो जाएगा। तो 13 को मैंने बाहर कर लिया। अब रूट के अंदर मेरा बन रहा है 1/16 प्लस 1/9। 9 इक्के 9, 16 इक्के 16, 16 9 25, मतलब इसको लिख सकते हैं आप 25 बटा, सॉरी प्लस नहीं है, गुणे है, ध्यान दीजिएगा, प्लस नहीं होगा, गुणे होगा। 25/144 लिखने की वैसे आवश्यकता नहीं थी, 5/12 हो जाएगा। मतलब कुल मिला के 13 गुणे 5/12 हो गया, 13 पचे 65/12 हो गया, 12 पंचे 60, 5 सही 5/12 हो गया। 5 सही 5/12 जो सी ऑप्शन है, यही इस प्रश्न का हल है। मैं एक बार वर्किंग को फिर स्पष्ट करता हूँ। खूब मन लगा के ध्यान से देखिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपके जहन में चला जाए। यहाँ पावर 4 था, यहाँ पावर 4 था, मतलब जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, उसी तरह से ए वर्ग की पावर 4 है, बी वर्ग की पावर 4 है। एक बार ए वर्ग माइनस बी वर्ग प्लस में माइनस में, ए वर्ग प्लस ए वर्ग बी वर्ग एक बार प्लस में, नीचे माइनस था तो माइनस वाला पद काट दीजिए, बचा ले देकर के यही मेरे पास। इसके कैलकुलेशन को करना है और अंत में इसका वर्गमूल भी निकालना है। तो मैंने कोशिश करी, 4 तिया 12 एक 13/4 का वर्ग और 4 तिया 12 एक 13/3 का वर्ग। ए 69 169/16, 169/9। 169 दोनों से अगर कॉमन करेंगे, रूट के अंदर होगा तो 13 होगा, रूट के बाहर होगा, सॉरी रूट के अंदर 169 होगा, रूट के बाहर जाएंगे तो देखिए मैंने कहा 13 लिख दिया। रूट के अंदर 1/16 1/9, 1/16 1/9, 9 16 जोड़ दिया 25, नीचे 144, 5/12 हो गया। 13 के साथ गुणा करिए, 65/12 हो गया, और अंत में मैंने इसको कैलकुलेट किया, प्रोसेस किया, तो आप सभी ने उत्तर बता दिया। ठीक है? यस यस। हाँ, ये मेरी कैलकुलेशन स्लो है। देखिए इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप फोकस होके पढ़िए केवल। कैलकुलेशन देखो देखने से, करने से, प्रैक्टिस से तेज हो जाती है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत आवश्यक है किसी प्रश्न के लिए। अब देखिए एक और अच्छा प्रश्न आप ध्यान से देखेंगे, जो लोग कर सकते हैं, इंटरेस्टेड प्रश्न है, इंटरेस्टिंग प्रश्न है, बढ़िया नेचर है। हाँ, आराम से कोशिश करिएगा, आपका तैयार हो जाएगा। यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में समझने की कोशिश करिएगा, क्या दिया हुआ है प्लीज समझिए सभी लोग। प्रश्न क्या है? एक गणितीय प्रश्न को हल करते समय, एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है जिसको हल करते समय अतुल ने प्रारंभिक संख्या का वर्ग किया। एक संख्या थी उसका वर्ग किया, फिर उसमें 15 घटा दिया। ध्यान से देखते जाइएगा। अतुल है, अतुल ने जो वर्किंग करी है समझते जाइएगा। प्रारंभिक संख्या का वर्ग किया, फिर उसमें 15 घटा दिया, यहां तक डन। प्रफुल्ल ने भी कुछ काम किया। उसने प्रारंभिक संख्या से पहले 15 घटा दिया, फिर उसका वर्ग किया।
इस तरह से दोनों मान समान आ गए। आप समीकरण तो बना ही लिए, ठीक है? समीकरण तो बना लिए, समीकरण को हल भी कर सकते हैं, उत्तर भी आ सकता है। बट मैं बताऊँगा कि आप इस प्रश्न पर टोटली ऑप्शन बेस्ड काम करिएगा। आप बिल्कुल कैलकुलेटिव मत होइएगा, समीकरण पे जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। कैसे समझिए? अगर यहाँ चलते हैं तो कन्फर्म है कि द्विघात समीकरण के अन्य बनने की स्थिति हो रही है। फिलहाल बहुत कम चांसेस है क्योंकि n वर्ग कट जाएगा, लेकिन हमें ज़रूरत क्या है? हम सीधा-सीधा अगर प्रारंभिक संख्या को 8 मान लें, तो 8 के वर्ग में अगर मैं 15 घटा दूं, 8 का वर्ग होता है 64 से 15 निकलेगा 49 हो जाएगा। अगर मैं इसको प्रारंभिक संख्या माना हूं, इसमें से पहले से मैं 15 घटा दूं, तो ये हो जाएगा भैया -7 और -7 का वर्ग भी पॉजिटिव 49 ही होगा, मतलब बराबर हो जा रहा है। इस दशा में अगर देखा गया तो पहली संख्या प्रारंभिक संख्या ही है, मतलब जो पहला हमारा ऑप्शन है वही हमारे प्रश्न का उत्तर है। 8 ही करेक्ट आंसर है। समीकरण से भी आप कर सकते थे, n वर्ग माइनस 15 दिया है, यहाँ पे a माइनस बी का होल वर्ग लगा दीजिए, कैलकुलेट करिए, उत्तर 8 तो आ ही जाएगा। बट हमें करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे में केवल ऑप्शन बेस्ड काम किया करिए, ऑप्शन के सहारे रहा करिए। ऑप्शन के सहारे भी बहुत सारी जो है मंजिलें पार हो जाती हैं, तो प्लीज ऑप्शन के भी सहारे काम करिए। आपको बहुत सारे ऐसे प्रश्न परीक्षा में 4 से 3 कम से कम ऐसे नजर आएंगे जो विकल्प के अनुरूप चलेंगे। बिल्कुल सीधी सी बात है, हमें कोई कैलकुलेशन उसके लिए अतिरिक्त समीकरण के माध्यम से करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब जैसे देखो एक और अच्छा प्रश्न है, प्लीज अगर ध्यान से देखोगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा ये प्रश्न। ये इंटरेस्टिंग लगेगा। नेट स्लो है, थोड़ा ऐसी जगह बैठो जहां नेटवर्क प्रॉपर हो। कहीं-कहीं इंडिया में बहुत सारे रूरल ऐसी जगह है जहाँ पे नेटवर्क का इश्यू रहता है, हम लोग भी फेस करते हैं। आप कोशिश करो एक प्रॉपर ज़ोन में जाओ जहाँ नेटवर्क अच्छा हो। एक छात्र अपने गणित, सांख्यिकी और अर्थशास्त्र की परीक्षा के प्राप्तांकों को एक पाई चार्ट पे निरूपित करता है। तो पाई चार्ट बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर है, डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर है जो कि सेंट्रल एंगल पर बेस्ड होता है और सेंट्रल एंगल इस दशा में हमेशा 360 डिग्री होता है। जैसे परसेंटेज पे 100% होता है, यहाँ पर वही 360 डिग्री हो जाता है। परसेंटेज पे अगर 50% है तो 50% आधा माना जाता है। सेम टू सेम यहाँ पर 180 डिग्री होगा तो उसे आधा माना जाता है। एक छात्र ने अपने गणित, सांख्यिकी और अर्थशास्त्र 3 विषयों की परीक्षा दी और 3 विषयों की परीक्षा को जब पाई चार्ट पे निरूपित किया तो उसको 180 डिग्री बनाना पड़ा। पढ़िए तो, एक पाई चार्ट में निरूपित करता है तो गणित के प्राप्तांकों के लिए, मतलब यहाँ पर इसने कहा 3 विषयों में गणित का प्राप्तांक जो है मैथ का, वो आपका क्या है बताइए, 180 डिग्री है। उसे सांख्यिकी में देखो 3 विषय थे, मैथ था, सांख्यिकी थी और क्या था? अर्थशास्त्र था, इकोनॉमी थी। सांख्यिकी में 80 नंबर, इकोनॉमी में 70 नंबर उसे प्राप्त हुआ और ये दोनों अगर अच्छा केवल मैथ के लिए उसने 180 डिग्री का प्रयोग किया। मतलब 180 डिग्री बेसिकली क्या होगा? आधा होगा। जितना उसे मिला है उसका आधा भाग केवल मैथ में मिला है। अगर हम बात करें यहाँ पर इन दोनों की तो ये दोनों 80, 70, 150 हैं। दोनों मिलकर अगर 150 हैं तो यह तो केवल जैसे 180 डिग्री है तो आप ये समझ ही गए होंगे उसे गणित विषय में कितने अंक प्राप्त हुए, तो आपको कंफर्म है कि उसका आधा ही प्राप्त हुआ होगा। जैसे अगर दोनों का मिला दिया जाए तो 150 के ही बराबर यहाँ पर उसे अंक प्राप्त होगा। 150 नंबर उसे गणित में प्राप्त हुआ है। ये दोनों को मिलकर 150 मिला होगा। 150 अंक जो हो सकता है किसी अन्य सेक्टर एंगल से डिवाइडेड हो। इधर 150, इधर 150, कुल मिला के 300 अंकों का प्रेजेंटेशन था। 180 डिग्री से मैथ को प्रेजेंट किया गया था और कंफर्म है कि आधा नंबर अर्थात इनको जोड़ देने से जो प्राप्त हुआ उतना ही अंक मैथ में प्राप्त होगा। तब जाकर के पूरा प्रेजेंटेशन पाई डायग्राम के माध्यम से किया जाएगा। आशा करता हूं यह प्रक्रिया आपको समझ में आई होगी। इसमें डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। कंफर्म है पाई चार्ट की बेसिक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। कोई ना तो डायग्राम बनाना था ना किसी तरह की वर्किंग थी। आसानी से अगर आप चाहेंगे तो प्रश्न को बहुत इजीली कर पाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न है, इसको भी अच्छे से पढ़िए। एक मछली घर है, मछली घर जहाँ पे मछलियों का कलेक्शन है, हाँ, फिशेस का कलेक्शन है। एक घनाभ की आकृति में है। घनाभ बेसिकली जैसे रूम है, घनाभ की आकृति में है क्योंकि इसमें लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। जैसे बॉक्स होता है, संदूक होता है, वो सब बेसिकली क्यूबिडिकल फॉर्म में होते हैं। तो घनाभ की आकृति में है तो कुछ इस प्रकार से है, ऐसे ऐसे है घनाभ की आकृति में। अब ये इस तरह का एक हमारे पास संदूक या मछली घर है।
जिसकी बाह्य माप मतलब उसकी लंबाई 80 है, चौड़ाई उसकी क्या दिया है 30 है और ऊंचाई जो है उसकी अगर देखा जाए तो 40 है। इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाया गया है। मतलब अगर इसको कहें तो यल है, इसको कहें तो बी है और इसको कहें तो एच है। अब इसने हमसे कहा कि इसके आधार, आधार मतलब जमीन, आधार मतलब जमीन। तो जमीन में देखो क्या-क्या इन्वॉल्व होता है। जैसे आधार की बात मैं करूंगा, तो आधार में भैया लंबाई और चौड़ाई इन्वॉल्व होता है। आधार भी 2 होता है, एक फ्लोर होता है, दूसरा क्या होता है? दूसरा यहाँ पर छत होती है। बट इसने कहा कि आधार, बगल, बगल की जो फलके हैं, बगल की फलके मतलब चौड़ाई गुणे ऊंचाई की बात की जा रही है। जो यहाँ देखो चौड़ाई गुणे ऊंचाई ये बगल की फलके हैं, ठीक है? चौड़ाई गुणे ऊंचाई बगल की फलके जो है, लेकिन 2 हैं, एक सामने है, एक इधर है। तो मैं यहाँ पर ब्रेथ इंटू हाइट होगा लेकिन 2 बार होगा, 2 बार होगा। और एक लास्ट में लिखा है इसने, ठीक है? पिछला फलक। पिछला फलक मतलब बेसिकली ऊंचाई गुणे चौड़ाई। जैसे जो पीछे की फलक है यहाँ पर देखो लंबाई है और ऊंचाई है। तो यहाँ पर पिछला जो फलक है उसकी अगर बात करें हम लोग तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए? लंबाई, लंबाई गुणे क्या हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगा। इसके लिए हमें आवश्यक कागज की आवश्यकता है और कागज को हम लोग यहाँ पर फाइन करना चाहते हैं कितना कागज लगेगा। आधार लंबाई गुणे चौड़ाई तो यहाँ पर 8 गुणे 80 गुणे 30 हो जाएगा। 80 गुणे 30 हो गया मतलब 2400 हो गया। बगल मतलब 2 चौड़ाई गुणे ऊंचाई 30 गुणे 40, 30 गुणे 40 है, 1200 गुणे 2 कर दीजिए 2400 हो जाएगा। और अगर हम इसकी बात करें पिछला फलक तो यह 30 गुणे 80 होगा। अगर देख सॉरी 80 गुणे 40 होगा। 80 गुणे क्या होगा? 40 होगा अर्थात 3200 होगा। सबको जोड़ दिया तो 2400, 2400 और 3200। सबको जोड़िए 0 0 4 4 8 2 10 कैरी 1 और 4 3 7 1 8। 8000 स्क्वायर मीटर सेंटीमीटर की आवश्यकता होगी। इतने कागज की जरूरत होगी। तो 8000 इस प्रश्न का राइट सॉल्यूशन होगा। जरूर आप लोग समझिए, कंफर्म करिए। मैंने 3 बातें देखो, हमेशा जैसे कोई फिगर हो तो फिगर का स्ट्रक्चर आपको क्लियर होना चाहिए। माइंड में वो फिगर रन करते रहना चाहिए। हम इस कमरे में खड़े हैं तो मुझे पता है कि आधार क्या है। यह इसकी छत जो फर्श है वो आधार है, छत आधार है। बट छत पे कोई कागज नहीं लगाना है। तो फर्श पे लगाना है तो आधार 1 हो गया। इसने इसके बाद कहा कि बगल की फलकें, बगल मतलब ये वाला सेक्शन जो ये वाला होता है बगल, जो हमारे चौड़ाई और ऊंचाई पर केंद्रित होता है। तो 2 फलकें हो गई, जिसमें चौड़ाई और ऊंचाई लगी है। इसके बाद एक चीज और आप लोग देखिए तो लिखा है पिछली फलक, पिछली मतलब जिसपे मेरा बोर्ड लगा है। इसकी बात करो तो लंबाई है और ऊंचाई है। तो पिछला ही है और इसके सामने वाला की बात नहीं कर रहा है। तो जो कह रहा है, जैसे अगर हम लोग टोटल सरफेस एरिया अगर पढ़े होंगे घनाभ का तो ट्वाइस एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। 2 बार लंबाई चौड़ाई जिसमें छत और फर्श इंक्लूड होता है, 2 बार लंबाई ऊंचाई, 2 बार चौड़ाई ऊंचाई। इस प्रकार से 6 टोटल फलक, 6 टोटल सरफेसेस होते हैं किसी घनाभ में। इसमें हम लोग टोटल सरफेस एरिया में सबको डबल डबल मल्टीप्लाई करते हैं। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जिसमें ना तो आधार ना तो छत यहाँ पर और फर्श इंक्लूड नहीं होती है, तो ट्वाइस एल प्लस बी इंटू एच अप्लाई किया जाता है। समझ रहे हैं? तो ये चीज हमको ध्यान में रखना। लेकिन इस प्रश्न में जैसे जैसे बोला गया है उसी उसी रीजन को मैंने लिया है और उसी हिसाब से प्रश्न का उत्तर आया है। आशा करता हूं प्रत्येक लोग को समझ में ये चीजें आई होंगी और आनी चाहिए भाई। इतना इसको एक्सप्लेन किया हूं तो मुझे लग रहा है कि आनी चाहिए आपको। अब देखो अगला प्रश्न मेरे सामने है, बड़ा अच्छा प्रश्न, ये भी ध्यान से देखा जाए सभी लोग। एक ये भी डिस्क्रिप्टिव प्रश्न है, खूब समझेंगे तो कंफर्म होगा। हमारे पास भैया 4 संख्या है, ए है, बी है, सी है और डी है। 4 संख्या है। ऐसी 4 संख्याएं हैं कि ए बी का लासा, ए और बी का जो लासा है वो बी है। ए बी लासा है। ए बी का लासा क्या है? बी है। खूब अच्छे समझिएगा, लासा क्या होती है? वह संख्या होती है जो प्रत्येक से कट जाती है, दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी होती है। लेकिन डिफिनीशन में कहा जाता है वह सबसे छोटी संख्या जो प्रत्येक से पूर्णतया विभाजित हो जाए, उसको लासा कहते हैं। लेकिन दी गई संख्या समूह में सबसे बड़ी होती है या उससे भी बड़ी होती है। तो अगर हमने कहा कि ए बी का लासा बी है, आगे मैं बढ़ूंगा, बी और सी का जो लासा है, बी और सी का लासा क्या है? बी है। बी और सी का भी बी है। अरे तो बी और सी का भी अगर बी है तो एबीसी का भी बी हो गया, एबीसी का भी पूरा बी हो गया। सी और डी का जो लासा है वो क्या है? डी है। तो मतलब एक बात ध्यान से देखिएगा, इनको देखकर मैं कह सकता हूं कि ए बी सी का लासा बी ही होगा। अब हमारे पास एक और बढ़कर आया है सी और डी। तो मतलब अगर हम इस समय देखें तो ए बी सी डी का लासा बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है।
बी मेरे ऑप्शन में नहीं है तो हम इस समय डी लगाएंगे। यहां पर अगर प्रश्न की बात किया जाए तो हम डी को प्रिफर करेंगे, बी को भी नहीं करेंगे, क्योंकि ए बी सी का बी हो चुका है और सी और डी का डी है, मतलब अब डी थोड़ा सा और बढ़ सकता है, उससे भी बढ़ सकता है, इसलिए हम लोग किसको प्रेफर करेंगे, डी को लगाएंगे। पहला ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन हो जाएगा, डी यहां पर करेक्ट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर होगा। आप सभी लोग इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन नोट कर सकते हैं और इस प्रश्न का हल आपके सामने डी है। 9वां प्रश्न आप लोग नोट कर लीजिएगा। कंफर्म हो गया है कि 4 संख्याएं थी, ए बी का लासा बी था, बी सी का लासा भी बी था, तो ए बी सी का बी हो जाएगा। सी डी का अगर डी है तो देखो सी यहां इनकॉल्व है, तो डी भी जैसे ही ऐड करेंगे इधर से बढ़कर हम पहुंच जाएंगे डी पर, ऑटोमेटिकली डी पर पहुंच जाएंगे। तो स्पष्ट है इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन आपके सामने क्या है, डी है। एकदम हल कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। मुझे आशा है, पूर्णतः विश्वास है कि कंफर्म यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने कितना हो चुका है, डी हो चुका है। आगे बढ़ूंगा, 10वें नंबर पर आऊंगा। ये देखिए एक और अच्छे प्रश्न पर आप पहुंचे हैं। ध्यान से मन लगा के सुनेंगे तभी कंफर्म यहाँ पर यह प्रश्न क्लियर समझ में आएगा, और जिसको नहीं समझ में आया उसको ध्यान देना होगा। तो आप सभी लोग अगले प्रश्न पर फोकस करके आगे बढ़े। तो 10वां प्रश्न मेरे सामने क्या है, प्लीज समझिए सभी लोग। एक चतुर्भुज की दो भुजाएं 16 और 12 सेंटीमीटर है। एक चतुर्भुज की दो भुजाएं दिया गया है जिनका जो है मान, हाँ प्लीज बताएं क्या प्रॉब्लम, बताएं। वीडियो रुक रही है। वीडियो रुकने का मतलब तो कुछ नहीं, इधर से तो सब कुछ ओके है। आप लोग अपनी तरफ से अगर नेटवर्क एक बार चेक कर लो, हो सकता है वहां समस्या हो, अन्यथा इधर से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं सुन रहा हूं, इधर ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, आप ध्यान से देखिए, चतुर्भुज की दो भुजाएं 16 और 12 हैं। ये देखिए 16 और 12 है। सबसे बड़ी चीज इसमें कहा कि उनके बीच का कोण 90 है। एक 16 है, दूसरी क्या है, 12 है। बीच का कोण 90 है। उसकी अन्य दो भुजाएं 25/2 हैं। उसकी अन्य दो भुजाएं क्या है, 25/2 है। ये भी 25/2 है और ये भी 25/2 है। बढ़िया एक प्रश्न आप कर रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज की दो भुजाएं 16 और 12 है जिनके बीच का कोण 90 है। उसकी अन्य दो भुजाएं 25/2 हैं। चतुर्भुज के अन्य तीनों कोण समकोण नहीं है, जो बचे हैं बाकी कोई समकोण नहीं है। वर्किंग समझिएगा, बहुत अच्छा लगेगा इस प्रश्न को अगर आप करोगे तो। चतुर्भुज का क्षेत्रफल बता दो क्या होगा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले चतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए इसके विकर्ण की बात करी, इस भुजा की बात करी। अगर यह 16 है, यह 12 है और इस चतुर्भुज का नाम मान लो ए बी सी डी है, मैंने एक विकर्ण यहाँ ड्रॉ किया। यह विकर्ण बेसिकली इस त्रिभुज के अनुसार कर्ण बन जाएगा। अगर कर्ण बनेगा तो AC का मान कंफर्म हो गया, √16 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग होगा, जो कि 400 हो जाएगा, और 400 का वर्गमूल 20, अर्थात यह 20 हो गया। मतलब यह एक समकोण त्रिभुज हो गया। यह समकोण त्रिभुज की भुजा एक 16 है, दूसरी 12, अभी मैंने इसको 30 बता दिया। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकाल देना है तो 1/2 गुणे 12 गुणे 16 हो जाएगी। 2 छंगे 12, 16 छके 96 हो गई। मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 16 छके 96 हो गया। अगला त्रिभुज अगर आप देखो तो यह समद्विबाहु त्रिभुज है, दो भुजाएं बराबर हैं। एक तीसरी भुजा भी पता चल गई, हीरोन्स फार्मूला भी लगा सकते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज का भी फार्मूला होता है, उसको भी लगा सकते हैं। बट मैं क्या कहूं कि आप इस शीर्ष बिंदु से इस पर एक लेंथ डालिए, जो समकोण अगर बनाएगी तो इस 20 को दो बराबर भागों में विभाजित कर देगी। जैसे ही करेगी, हम इस ऊंचाई को ज्ञात कर सकते हैं। यह ऊंचाई एक तरह से अगर देखा जाए तो इस समकोण त्रिभुज पर बेस्ड हो गई। इसका कर्ण 25/2 है, अंडर रूट 25/2 का वर्ग माइनस 10 का वर्ग। तो 25/2 625/4 हो गया, में से 100 निकलेगा तो आपका हो जाएगा एक तरह से, अगर हम सोचे तो 25 का वर्ग, अच्छा 10 का वर्ग 100 हो गया, तो 25, अब यहां से कितना लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 625 माइनस 200 बटा माइनस 400 बटा आपका 4 हो गया। तो मतलब 225/2 होगा, 225/4 होगा, जिसको आप लिख सकते हैं 15/2, और 15/2 मतलब 7.5 हो जाएगा। अगर आप पाइथागोरस के अनुरूप चलते हैं, इसको कर्ण माने हैं, इसको आधार माने हैं, 25/2 मतलब 625/4 में से अगर मैं 100 घटाता हूं तो 225/4 आएगा, जिसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, जिसका वर्गमूल यहां पर 7.5 हो गया। 15/2 आ रहा था, 7.5 हो गया। अब हम अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले तो इसको आधार बोलेंगे। 1/2 गुणे आधार मतलब 20 है, गुणे ऊंचाई 7.5 है। इससे गुणा कर दिया 10 हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई करिए 75 हो गया।
इसका क्षेत्रफल 75 आ गया, किसका? इस त्रिभुज का, एडीसी का। 75 इसमें जोड़ दीजिए, 6 5 11 9 7 16 1 17, तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल 171 हो जाएगा। राइट सॉल्यूशन आपका 171 बन गया। कितने लोग कर पाए हैं मुझे बताएं? जल्दी से बताएं, थोड़ा अच्छा प्रश्न था। अगर ध्यान से आप देख रहे होंगे तो 100% समझ में आया होगा। मैंने पहले से बताया, एक चतुर्भुज था जिसकी दो भुजा 16 12 थी। एक कर्ण हमने निकाल दिया जिसका मान 20 हो गया। कर्ण के हिसाब से पहले इस चतुर्भुज, अभी फिलहाल कर्ण से जरूरत ही नहीं थी, इसको तो ऑटोमेटिकली अगर हम विकर्ण देखते तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 96 हो जाता। हम इस त्रिभुज को और फाइन कर लें, जो हम चाहते हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज के सूत्र का भी उपयोग कर सकते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का भी फार्मूला होता है b/4 अंडर रूट 4a वर्ग माइनस b वर्ग। इस फार्मूले का भी उपयोग करके हम डायरेक्ट क्षेत्रफल निकाल सकते थे, बट टाइम टेकन होता है। इससे बढ़िया है कि आपने इस पर ड्रॉ किया, इसको दो बराबर भागों में विभाजित किया, समकोण त्रिभुज का उपयोग करते हुए इसको ऊंचाई 7.5 पता कर लिया, 1/2 गुणे पूरा आधार लिया, इसको ऊंचाई लिया, इसका क्षेत्रफल आपका 75 आया। 75 को जोड़ दिया, 171 हो गया। तो 10वें का एक स्तरीय अच्छे प्रश्न का उत्तर आपने बता दिया, 171 है। आशा करता हूं समझ में आया होगा। एक और प्रश्न पर है, ठीक है? कितने लोग को क्लियर हो रहा है मुझे बताइए। अगला एक प्रश्न और एक अच्छा प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। एक आयताकार सीट की लंबाई और इसकी चौड़ाई में जो अनुपात है 2:1 का है। मतलब ऐसे है, लंबाई और चौड़ाई में जो अनुपात है 2:1 का है। फिर पढ़िए, यदि इस सीट की इस सीट को इसकी लंबाई और चौड़ाई के सापेक्ष मोड़ने पर बेलनों का आयतन, अगर हम लंबाई के सापेक्ष मोड़ते हैं और चौड़ाई के सापेक्ष मोड़ते हैं तो बेलनों का आयतन B1 और B2 आता है। तो B1 और B2 अर्थात उनसे जो प्राप्त बेलन बने हैं उनका अनुपात बना लो। जैसे देखो मैं आपको बताऊं, आप थोड़ा सा समझिएगा सब लोग, अगर इस प्रोसेस को समझना है, मेरी कुछ बातें समझ लीजिए। जैसे पन्ना है, मान लीजिए ये क्या है कि आयत है, ये बेसिकली आयताकार ही है। ये इसकी लंबाई है, देखने से भी समझ में आ रहा होगा, ये इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई है। लंबाई इसमें भी अगर देखो तो डबल की तरह ही दिख रही, चौड़ाई आधी है। अगर मैं लंबाई के सापेक्ष मोड़ूंगा तो ध्यान से देखिएगा, लंबाई के सापेक्ष मोड़ूंगा तो ये लंबाई जो होगी ना, ऐसे देखिए, लंबाई के सापेक्ष अगर मैं मोड़ूंगा तो जो लंबाई होगी वह आपकी परिधि बन जाएगी ऐसे, और चौड़ाई ऊंचाई बन जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं? लंबाई के सापेक्ष अगर हम जो मोड़ेंगे तो लंबाई परिधि बन जाएगी, ये लंबाई तो थी जो मुड़ गई है, और चौड़ाई ऊंचाई बन जाएगी। समझ रहे हैं? और चौड़ाई के सापेक्ष अगर मैं मोड़ूं ऐसे, चौड़ाई के सापेक्ष, तो लंबाई जो है वो ऊंचाई बन जाएगी और चौड़ाई परिधि बन जाएगी। इसको ध्यान से देखिए, अभी देखिए मैंने चौड़ाई के सापेक्ष मोड़ा है, चौड़ाई को तो रिवॉल्व किया है, तो चौड़ाई परिधि बन गई और लंबाई ऊंचाई बन गई है। हमने देखा है यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई के साथ, मैंने कहा लंबाई के सापेक्ष जब मोड़ेंगे तो लंबाई परिधि होगी। तो लंबाई परिधि मतलब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, लंबाई परिधि का फार्मूला होता है 2πr। हालांकि इससे कोई दिक्कत नहीं, चाहे व्यास लेके चलिएगा, चाहे त्रिज्या लेके चलिएगा, चाहे परिधि लेके चलिएगा, अनुपात पे कोई फर्क नहीं आएगा। आयतन होता है पाई, इसकी जगह सीधा सीधा 2 उठा लीजिए, 2 का वर्ग गुणे ऊंचाई, ऊंचाई मतलब चौड़ाई 1, अनुपात पाई 1 का वर्ग। अभी ये परिधि 1 लिया जाएगा, गुणे 2 कर दीजिए, तो यहाँ हो गया पाई पाई से कटा, 4:2 हुआ, मतलब 2:1 हुआ। 2:1 इस प्रश्न का राइट सॉल्यूशन है। कुछ बातें दिमाग में रख लीजिएगा, कभी एक आयताकार सीट को अगर हम लंबाई के सापेक्ष मोड़ते हैं, जैसे देखो अभी लंबाई ए है, ये ध्यान से देखिए, ये लंबाई है, लंबाई के सापेक्ष अगर आप मोड़ते हैं तो लंबाई जो है वो परिधि होगी और चौड़ाई जो होगी ऊंचाई होगी। और अगर चौड़ाई के सापेक्ष मोड़ेंगे तो चौड़ाई परिधि होगी और लंबाई ऊंचाई होगी। यही दो बातें अगर ध्यान में रख लीजिएगा तो आप कभी भी बेलन बनाओ, उनके अनुपात की बात करो, उनके आयतन की बात करो, कभी कोई फर्क नहीं आएगा। आराम से ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप कर सकते हैं। और एक बात समझिएगा, परिधि ले ले, चाहे व्यास ले ले, चाहे त्रिज्या ले ले, आयतन के अनुपात पे देखो, वैल्यू पे तो फर्क पड़ता है बट अनुपात पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए अनुपात के लिए आप ये मत परेशान होना कि चलो अभी परिधि निकली तो पहले त्रिज्या निकालना शुरू, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आयतन होता है बेलन का पाई आर स्क्वायर एच, ये आप जानते हैं, इसलिए हो सकता है मन में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो, कंफ्यूजन दूर कर दीजिएगा। आइए एक और अच्छे प्रश्न पर चलता हूं मैं। यहां पर मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। पेड़ के पाद मतलब फुट ऑफ द ट्री, ये देखो एक पेड़ है, ये है पेड़, बढ़िया सा पेड़ है।
इसका ये फुट है, पाद है। से दोनों ओर यक्स मीटर और वाई मीटर, दोनों ओर की बात किया जा रहा है। यक्स और वाई मीटर दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से पेड़ के शीर्ष को देखे जाने, मतलब अगर यहां से हम पेड़ का शीर्ष देखते हैं और यहां से पेड़ का शीर्ष देखते हैं, तो पेड़ के शीर्ष को, जैसे शीर्ष देखना, जैसे वो पेड़ है, पेड़ के तनी को, मतलब उसके ऊपर देखना है आपको। यहाँ खड़े हैं, आपकी आंखें क्या होती है, जैसे हम क्या करते हैं, हमारी जो बेस लाइन होती है हमारी आंखों के सापेक्ष, मैं कैमरे पर देख रहा हूं तो मतलब सीधी लाइन देख रहा हूं। हो सकता है कैमरा मेरे थोड़ा सा ऊपर हो तो मुझे नजर उठाना पड़ता है, कैमरा अगर नीचे है तो मुझे नजर झुकाना पड़ता है। तो मैं अपनी आंखों के सापेक्ष अपनी चीजों को अप एंड डाउन करता हूँ। उठा के नजर देखूंगा तो उन्नयन कोण बनेगा, झुका के नजर देखूंगा तो अवनमन कोण बनेगा। आप अगर पेड़ के पाद के सापेक्ष हैं तो पेड़ की अगर हम इस भाग को देखेंगे, उठा के नजर देखेंगे तो उन्नयन कोण बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। एक कोण अल्फा है, दूसरा कोण बीटा है। इसने हमसे कहा कि अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री के बराबर है, मतलब इन कोणों का जोड़ 90 डिग्री है। मतलब अगर एक अल्फा होगा, इसकी बात करेंगे तो यह 90 डिग्री माइनस अल्फा हो जाएगा। जो बीटा होगा आपका वह 90 डिग्री माइनस अल्फा होगा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं, क्योंकि जोड़ दोनों का 90 है। पेड़ की ऊंचाई बतानी है, यही ऊंचाई है। हम दो प्रकार के समकोण त्रिभुज, इसमें एक कॉन्सेप्ट भी बन जाएगा तुरंत, लेकिन अभी की स्थिति में थोड़ा समझने के लिए, अगर हम इस त्रिभुज में रहते हैं, इस त्रिभुज में रहते हैं, तो यह हमारे पास क्या है, ऊंचाई है, और यह मेरा कोण है, यह इसकी लेंथ है जो कि y है यहां से यहां तक, और यह इसकी लेंथ x है। तो पहले अगर इस त्रिभुज में मैं काम करूं, मैं लिखूंगा tan अल्फा, तो tan थीटा कल मैंने बताया था, तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस, तो h अपान y हो गया। इधर आ जाइए भैया, यहां पे देखो लिखोगे tan बीटा, बीटा बराबर यही h ही रहेगा, बट अपान x रहेगा, बट बीटा की जगह पर आप लिखोगे tan 90 डिग्री माइनस अल्फा बराबर h अपान x। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है। क्या होता है, cot थीटा, मतलब अल्फा लिख दो यहां पर, बराबर h बटा x होता है। आपकी जानकारी के लिए ये भी पता होना चाहिए कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपान cot थीटा होता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर आप इसको tan ही बनाना चाहते हैं, tan अल्फा बनाना चाहते हैं, तो यह x अपान h हो जाएगा। देखो यहां पर भी tan अल्फा है, यहां भी tan अल्फा है, दोनों को कंपेयर कर दीजिए, कंपेयर कर दीजिए, तो यह हो जाएगा कितना, h अपान y, और वहां से लिख लीजिए x अपान h। भैया h वर्ग बराबर x y, अर्थात h बराबर रूट एक्स वाई। क्या हो गया, रूट एक्स वाई। तो कभी भी ऐसी दशा में जो ऊंचाई बनेगी वो रूट एक्स वाई के बराबर बनेगी। ये बढ़िया प्रश्न है, आप ध्यान से देख रहे हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जो आपने समझा होगा, इस प्रश्न का कॉन्सेप्ट एक बार दिमाग में रख लीजिए। फिलहाल बहुत ज्यादा इसमें डिटेल, अभी जब कभी आगे पेपर में आपको दिखे प्रश्न, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको बस उत्तर लगाने की जरूरत है, क्योंकि मैंने समझा दिया है। तो नेक्स्ट टाइम जब यह प्रश्न दिखे तो आपको मत करिएगा, आप सभी लोग केवल उत्तर लगा के आइएगा। कभी भी अगर एक बिंदु से हम लोग यहाँ पर इस तरह के कोण बनाएंगे और ऊंचाई की बात करेंगे, और उस दौरान कोणों का जोड़ अगर 90 होगा, ऊंचाई हमेशा रूट एक्स वाई के बराबर होगी। यह स्पष्ट बात है। तो प्लीज ऐसे प्रश्नों पर अपना फोकस रखिएगा। एक नई बात आप सीखिए, एक होता है फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज के बारे में बताऊं, जिससे अलग अलग श्रृंखलाएं होती हैं नंबर में। रीजनिंग में भी पढ़ा होगा आपने फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो अगर हमने पहले लिखा एक, अगला मान लो एक, तो अगला हो जाएगा दो, अगला होगा तीन, अगला होगा पांच, अगला होगा आठ, अगला होगा 13। देखो यह है फिबोनाची सीरीज। मतलब अगर ए है, ए बी है, तो यह a प्लस बी होगा। मतलब पिछली दो संख्याओं का जोड़ तीसरा नंबर होगा। देखो एक एक दो, एक दो तीन, तीन दो पांच, पांच तीन आठ, आठ पांच 13। मतलब पिछली दो संख्याओं का जो योग होगा वो तीसरी संख्या होगी। इसको कहते हैं फिबोनाची सीरीज। हमने कहा फिबोनाची श्रृंखला के पहले 10 संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करो। माध्यिका भी आपने बहुत पढ़ा होगा, भी लेखपाल वाली श्रृंखलाओं में पढ़ाया था मैंने। माध्यिका बेसिकली अगर सम है और विषम है, दो पर डिपेंड, लेकिन इसके पहले संख्याएं हमारे पास क्या होनी चाहिए, बढ़ते या घटते क्रम में होनी चाहिए, बढ़ते या घटते क्रम में होनी चाहिए। विषम है तो n प्लस वन अपान टू वैल्यू, सम है तो n बाई टूथ वैल्यू प्लस n बाई टू प्लस वनथ वैल्यू डिवाइड बाई टू। अगर हमारी फिबोनाची सीरीज शुरू जीरो से हो रही है तो अगला एक होगा, जीरो एक से हो रही है, मतलब दो पद इसके पता होने चाहिए, तो अगला क्या होगा, एक ही होगा। जीरो एक एक होता है, एक एक दो होता है, दो एक तीन होता है, ऐसे बढ़ते जाइए।
हमने कहा कुल अगर पद 10 हैं, तो हमारी जो माध्यिका होगी, वो 2 पदों पर निर्भर करेगी। किस पर? एक तो 5वीं वैल्यू पर, n/2 कर दीजिए, एक तो छठी वैल्यू पर। 5वीं, छठी वैल्यू ढूँढ लीजिए। तो 0 मतलब पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं आ गई। अगली देखो क्या हो जाएगी? छठी हो जाएगी। आगे जरूरत ही नहीं जाने की। जाना चाहे तो 8 होगा, जाना चाहे तो 13 होगा, बट जाने की जरूरत नहीं। 5वीं वैल्यू आपकी 3 है और छठी वैल्यू 5 है, तो 3 प्लस 5/2 अर्थात 8/2 मतलब माध्यिका बेसिकली इस प्रश्न का क्या हो जाएगा बताइए? 4 हो जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? 2 बातें सीखा आपने, एक तो फिबोनाची सीरीज जिसमें अंतिम 2 पदों का जोड़ तीसरा पद होता है। शुरुआत में हमेशा इस श्रृंखला में स्टार्टिंग के 2 पद दिए जाते हैं। जैसे दिया है 0 और 1, अगला पद ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा, अगला 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 8 होगा, फिर 13 होगा, इस क्रम में बढ़ता जाएगा। 10 पदों का समूह था, जिसमें अगर हम इसकी माध्यिका निकालेंगे, तो 5वीं और छठी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 5वीं वैल्यू 3 आ रही, छठी वैल्यू 5 आ रही है। 3, 5, 8/2 कर दीजिए, मतलब 4 माध्यिका होगी। क्या सही है? आप लोग क्लियर समझ पा रहे हैं इस बात को? मुझे पूरा भरोसा है कि अगर एक बार ध्यान से देखा होगा आपने, तो ज़रूर समझ पाए होंगे और समझिए ज़रूर। अगला प्रश्न देखिएगा। मेरी वर्तमान की आयु का 3/5वां मेरी एज है अभी सपोज करो जो भी, मेरी एज का 3/5वां भाग, 3/5 भाग, ठीक? मेरी वर्तमान आयु का 3/5वां उतना ही है जितना कि मेरे चचेरे भाइयों में से एक की आयु का 5/6 है। मेरा एक भाई है चचेरा, मेरी वर्तमान आयु का 3/5 भाग उतना ही है जितना मेरे भाई की आयु का 5/6 भाग है। 5 बटे क्या है? छठा भाग है। मेरी 10 साल बाद पहले, मेरी 10 साल बाद, 10 साल पहले की आयु, मेरी 10 साल पहले की आयु उसकी आज से 4 वर्ष बाद की आयु बराबर होगी। यही तो लिखा है, मेरी 10 साल पहले की आयु उसकी 4 आज से 4 साल बाद की आयु होगी, मतलब बराबर होगी। मेरी वर्तमान में उम्र बता दो। मेरी वर्तमान में उम्र बता दो, तो मैं एक कोशिश करने चल रहा था कि अगर हम लोग इस तरह को सोचें, जैसे आप ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। इसको भी हम ऑप्शन ओरिएंटेड करेंगे। हम लोग यहाँ पर बिल्कुल प्रयास नहीं करेंगे कि हम किसी समीकरण का उपयोग करें। हम चाहें तो एज का कॉन्सेप्ट अप्लाई करा दें, जो प्रक्रियाएँ होती हैं उनको लेकर चलें। तो जैसे मैं देख रहा था कि 3/5 है, 5 से कट जाए और ऐसे ही मेरे दिमाग में था कि 5/6 था। अगर जो मान यहाँ से जैसे आए, 3/5वां भाग भी आए, सपोज करो अगर हम किसी का 3/5 करूँ, तो कम से कम भैया वो 6 से कट जाए। ऐसे ही मतलब 5 से फिलहाल फिर 5 से कट जाए। ये मेरी कोशिश थी। मान लो आप 3/5 इसका कर दे, 11 तिया 33, अब 5 से नहीं कटेगा। आपको कोशिश करनी है, जैसे देखो मैंने कहा मैं 3/5 करूं तो कम से कम अगले के लिए 5 से जरूर कट जाए। अब 3/5 इसका करके देखिए, 5 अगर हम करें 11, 11 तिया 33, 5 से नहीं कटेगा। 3/5 करिए, 5 9 45, 9 त्रिक 27, 27 5 से नहीं कटेगा। 3/5 करिए, 5 बरहम में 12 तिया 36, ये भी 5 से नहीं कटेगा। अंतिम में जब मैंने इसका किया 50 का, 50 का 3/5 किया, 5 दहम में 10 तिया 30। अब देखो 30 एक ऐसी संख्या है जो कि 5 से कट जाएगी। ऑप्शन एलिमिनेशन यहाँ बेस्ट प्रोसेस है। मैं लिखूंगा 5/6, इसने यही तो कहा था बराबर 30, मतलब 5 छंग 30, 6 के 36। मेरे चचेरे भाई की उम्र इस समय 36 है। कितना बढ़िया देखो सेट हो गया पैटर्न। अब मैं, मेरी उम्र यहाँ कंफर्म है कि हमने 50 मान लिया था। 50 से 10 घटा दूं तो मेरी वर्तमान इस समय उम्र 40 हो जाएगी, मतलब 10 साल पहले की उम्र 40। मेरे भाई की जो है 4 साल बाद की उम्र देखो 40 है। हम दोनों बराबर हैं। कितना बढ़िया सेट हो गया। आपको कहीं देखो मैं जो बता रहा था उसको ध्यान से सुनिएगा। आप अगर कोशिश करोगे कि हम समीकरण बना लें, इधर-उधर के चक्कर में कर लें, कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है? मुझे आपको समझाने की बस इतना ही बताना है कि आप कोशिश मत करो इधर-उधर के चक्कर में। जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा कि मेरी आयु का 3/5वां, तो हम इसमें से किसी का भी 3/5वां करें, तो कम से कम 5 से कट जाए। तो मैंने देखा कि तीनों ऑप्शन में वह प्रक्रिया नहीं मिल रही थी। केवल इस 50 में मिल रही थी। मैंने 50 को फोकस कर लिया और उसी हिसाब से उत्तर बना लिया और कन्फर्म आंसर भी आ गया। तो प्रयास करो भाई जिससे कि उत्तर आ जाए। अभी आप और ट्रेडिशनल करोगे तो टफ हो जाएगा। ठीक है? इसीलिए ऐसे ही क्वालीफाई होता है मोटिवेशनल वीडियो। मोटिवेशनल वीडियो आप ध्यान से देखिएगा भैया, पढ़ने से कॉन्सेप्ट को क्लियर करने से ही क्वालीफाई होता है। जब हमारा कॉन्सेप्ट हम रीडिंग में रहते हैं, वर्किंग में रहते हैं, 100% करने की दशा में रहते हैं और कर पाते हैं। अगला प्रश्न देखिए,
एक और अच्छे प्रश्न पर आता हूं मैं। हमेशा हर प्रश्न पर प्रयास जरूर करिए, कोशिश जरूर करिए। जल्दबाजी में बिल्कुल मत रहिएगा। आप अगर करने की कोशिश करिएगा तो आपको 100% प्रश्न समझ में आएगा। एक लंबवृत्तीय शंकु है, शंकु समझ रहे हैं ना? तंबू जो मेले में होते हैं, बेसिकली जो आइस कोन होता है वो तंबू तो है। एक अर्धगोला, अर्धगोला मतलब जानवरों को खिलाने के लिए, चारा खिलाने के लिए देखा होगा आपने ऐसे, तबला देखा होगा, तबला भी अर्धगोलीय आकृति में होता है। ऐसे है बेसिकली, ये देखो ये, इसको कहते हैं अर्धगोला। एक अर्धगोला है, पढ़िए लाइन को, एक लंबवृत्तीय शंकु एक अर्धगोले के ऊपर रखा गया है। ये देखो ऐसे रखा गया है, ये है, रख दिया मैंने, बढ़िया लग रहा है फिगर। शंकु की आधार की त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है, जो इसकी त्रिज्या है वही इसकी भी त्रिज्या है। अर्धगोले का व्यास अगर 12 है, भैया व्यास अगर 12 है तो त्रिज्या कितनी हो गई? 6। शंकु की ऊंचाई 8 है, शंकु की ऊंचाई क्या है? 8 है, ठीक है। यदि पाई सेंटीमीटर वर्ग को पेंट करने की लागत रुपए 25 है, तो पाई सेंटीमीटर वर्ग को अगर हम पेंट करते हैं तो 25 रुपया लगता है। 1 सेंटीमीटर वर्ग को पेंट करेंगे तो 25 बटा पाई रुपया लगेगा। एक बढ़िया लॉजिक यहां भी लग रही है, आप समझने की कोशिश करिएगा। अब दो ध्यान से देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। संयुक्त वस्तु को पेंट कराना है तो लागत बता दो क्या लगेगी। पूरा अगर हम इस स्ट्रक्चर को पेंट कराना चाहते हैं तो क्या लागत होगी? तो सबसे पहले इसकी तरफ चलते हैं। अगर हम इस हौज को, जो भी यहाँ पर है, इसको अगर पेंट कराना चाहते हैं तो हमें इस बेस को पेंट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके आधार की बात करें, कर्व की बात करें तो 2 पाई आर वर्ग होगा। बट अगर इस शंकु के भाग को पेंट कराना है तो शंकु का जो ऊपरी हिस्सा होता है, शंकु में कोई छत नहीं होती है, जो दीवारें ही होती है वही छत होती है। जैसे तंबू बना दिया जाए कपड़े से, तो जो कपड़ा लगा है ना वही उसकी छत है, वही उसका कर्व है। तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है पाई आर एल की। पाई आर एल इसका फार्मूला होता है। तो अगर ये 6 है या 8 है तो कंफर्म है कि यहाँ समकोण होता है, तो एल हो जाएगा 10 आपका। अब इसका क्षेत्रफल निकाल दो, इसका निकाल दो, दोनों को जोड़ दो और रेट निकाल, रेट तो दिया ही है, आंसर निकाल दे। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2 गुणे पाई गुणे 6 का वर्ग, मतलब 36 दूना 72 पाई। इसकी बात अगर किया जाए तंबू की, तंबू हो जाएगा पाई आर मतलब 6 गुणे 10 का वर्ग, 10 पाई आर एल 10, तो मतलब 60 पाई हो गया। जोड़ दिया तो 132 पाई हो गया। अब कॉस्ट टोटल निकालना है, तो कॉस्ट मतलब 132 पाई गुणे 1 पाई, 1 सेंटीमीटर वर्ग का रेट क्या है? 25 बटा पाई। पाई पाई से खत्म। अब इसको इससे गुणा कर दें तो 25 दूना 50, 5 25 या 75, 25 के 25 8 33, 3300 रुपए। बी ऑप्शन एक अच्छा और प्रश्न था, एक बढ़िया प्रश्न था। यस, सभी लोगों ने किया, आंसर किया। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब शांत हैं, साइलेंट, सन्नाटा। क्यों भाई? क्यों ऐसा है? क्यों उत्तर नहीं आ रहा है? कर पा रहे हैं आप लोग? यस। तो करेक्ट आंसर क्या है? बी ऑप्शन है 33। वर्किंग करिए, ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे, ये मैं बता दे रहा हूं आपको। अभी तैयार कर लीजिए, पढ़ लीजिए मन मेहनत से, अच्छे से। यही मिलेगा, इसी तरह का मिलेगा। ये हमको आपको कंफर्म भी कर देना है, कंफर्म है। तो थोड़ा सा सन्नाटा मत रखिए, उत्तर देते जाइए। 15वां आपने कर लिया, अब आ गया मैं 16वें पर। एक और अच्छे प्रश्न पर मैं पहुंच रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। हम्म, साधारण ब्याज का प्रश्न है, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज का। 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए और फिर 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से समान अवधि अर्थात 3 वर्ष के लिए निवेशित एक धनराशि पर प्राप्त ब्याजों में अंतर 448 है। निवेशित धनराशि का मान बता दो, मतलब एक तरह से अंतर है किसका? 3 वर्ष का, 3 वर्ष का किसका? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। इसका एक सूत्र होता है, सूत्र होता है, मैं आप लिख देता हूं। पी आर वर्ग डिवाइड बाई 10,000 गुणे 300 प्लस आर, जो लोग करे हैं, डिवाइड बाई 100। ये सूत्र है, अगर आप चाहो तो लगा लो, उत्तर आ जाएगा। इसी पर अप्लाई कर दीजिए, पी आ जाएगा, आर रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। बट हमने कहा कि आप ऐसे ना करके, आप चाहो तो कर सकते हो, फिलहाल उत्तर यहाँ पे अगर फार्मूला तैयार रहता तो उससे बेहतर कुछ होता ही नहीं। हमेशा हमने जो कोशिश करी है कुछ इस तरह से हमने की है कि हम लिख दे एस आई, हम लिख दे सी आई। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, ठीक है। हम 3 साल की बात करें, कुछ पैटर्न यहाँ पे, कुछ फैक्ट भी दिमाग में रख लीजिएगा, वो फैक्ट बड़े आवश्यक होंगे, फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आप चाहे तो इस फार्मूले का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर एक फैक्ट सीख लिया तो हमेशा कुछ ना कुछ आपको जो है चीजें आसान हो जाएंगी, कुछ अच्छी सीखने को मिलेगी। 20% है तो 1/5 होता है,
5 का क्यूब कर दीजिए, 125 होता है। मूलधन को मान लो 125 है, 125 है। साधारण पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, मैं आपको बताऊं साधारण ब्याज हर साल समान होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता रहता है। 125 को अगर 1/5 से अप्लाई कर दें तो सीधा सीधा ये 25 हो जाएगा, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, हर साल साधारण ब्याज 25 हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज की बात करो, जो पहले साल का साधारण ब्याज वही चक्रवृद्धि ब्याज। अगले साल क्या होगा पता है, 25 रहेगा, इसका 1/5 होगा, मतलब 5 हो गया, अर्थात 30 हो गया, 30 हो गया। अगले साल चलूंगा, 30 रहेगा, फिर इसका 1/5 होगा, मतलब 6 होगा, अर्थात कुल मिला के 36 होगा। अब अंतर देख लीजिए, यहाँ 5 का, यहाँ तो शून्य का है, यहाँ 5 का, और यहाँ पर 5 6 11 का है, 11 5 16 का। इसका कहने का अर्थ अगर अंतर 16 का है तो मूलधन 125 है, और अंतर अगर 448 है तो मूलधन क्या होगा, डिवाइड कर दीजिए, 28 बार जाएगा, 28 को 125 से गुणा कर दीजिए, कितना आंसर आ जाएगा, कौन बता रहा है इसको, कितना आंसर आएगा, 3500 रुपए आ जाएगा। यस, 3500 रुपए करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट हल, 3500 रुपए करेक्ट हल हो गया। आपने अगर अच्छे से समझा है तो आप जरूर कर लिए होंगे। कैसे किया गया मैंने कोशिश करी है बताने की। यह प्रक्रिया भी आसान है, बाकी सूत्र है भैया, सूत्र पे रख दो, आपके सामने सब कुछ है, कोई जरूरत ही नहीं है, किसी भी प्रकार की आवश्यकता ही नहीं है। यस हाँ बिल्कुल। यस, कोई दिक्कत किसी को, कमेंट पर ध्यान दे। चलो बढ़िया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। 3 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है। आप सभी लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये सब प्रक्रियाएं आपको समझ में आएगी, कैसे कैसे किया गया, पूरी वर्किंग एक बार देख लीजिएगा। बाकी मैंने प्रयास किया अपनी तरफ से, जो आपको समझ में आया। ये हो सकता है बड़ी जल्दी लोग बताएं, इसको बड़ी जल्दी आप बताएं, क्या प्रॉब्लम है बताएं हमें आप लोग, कोई समस्या किसी को, कोई कंफ्यूजन किसी को है। 12 - 6/2 बटा 3 का वर्ग गुणे 3 - 7 + 6, इसमें तो किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। इसको तो फटाक से आपको उत्तर बता देना चाहिए। 12 देखो, 2 तिया 6 होता है, 12 से 3 9 4 13 हो गया, डिवाइड बाई 9 तिरिक 27 में से 7 निकला 20, 20 से 26 हो गया, 13/26 भैया 1/2 हो जाएगा, 1/2 राइट सोल्यूशन 17वें नंबर का। यस करेक्ट आंसर, बिल्कुल 17वें का राइट सोल्यूशन आपने देखा कितना आ रहा है, 1/2। इसमें तो तेजी से बता देना चाहिए, जरूरत ही नहीं थी किसी चीज की। अगला प्रश्न देख लीजिए, बढ़िया अगला प्रश्न भी है। इसको देखिए क्या प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे अगर हम लोग यहाँ पर। 30 संख्याओं का औसत 55 है, 30 संख्याएं थी, औसत कितना था, 55 था। देखो ये संख्या है और ये क्या है, औसत है। 30 संख्याएं थी, औसत 55 था, ऑटोमेटिकली आप मुझे बता दो योग क्या होगा। 30 गुणे 55 कर दीजिए शून्य, 3×5 = 15, 3×5 = 15, 1 16, 1650 हो गया। 30 संख्याएं थी, उनका योग क्या था, उनका औसत 55 था, तो योग 1650 है। आगे पढ़िए, पहली 15 संख्याओं का औसत कितना था, पहली 15 संख्याओं का औसत 51 था। 15 के 15, 15×5 = 75, 5 कितना हो जाएगा, यहां पर अगर हम जोड़ देते हैं इसको तो यहां पर ये हो जाएगा कितना आपका 765, 765, ठीक है। अंतिम 12 संख्याओं का औसत कितना है, 56 है, इसको जोड़ दीजिए, 12 छंग 72, कैरी 7, 12 पंचे 60, 60 7 67, जोड़ दिया इनको, 5 2 7, 7 6 13, 7 6 13 14, 1400 कितना हो गया, 37। अगर मैंने 1437 इसमें से घटा दिया तो बचेगा 213। अब देखो 213 बचा हुआ है, आपको अभी दो संख्याएं और है, 68 और 74, मतलब यहां पर इसमें कहा है कि 68 और 74 और शेष 3 संख्याएं, शेष 3 संख्याओं का योग इतना हो गया। ये जो 3 संख्याएं बची थी उनका योग इतना है। अब 213 में 68 और 74 आप जोड़ दीजिए, जोड़ने पर जो योग हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 355। अब ये 5 संख्याएं थी, इनका औसत निकालना है, 5 7 35, 5 1 5, 71 राइट सोल्यूशन आना चाहिए। मैं एक बार फिर से समझा देता हूं, इसको स्पष्ट कर लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए। एक बार ध्यान से देखिएगा, क्या प्रश्न है, मैंने कहा 30 संख्याओं का औसत 55 है, पहली 15 संख्याओं का औसत 51 था, अंतिम 12 संख्याओं का औसत 56 था। तो भैया देखो 30 का टोटल योग इतना था, 15 और 12 अर्थात 27 का योग आपका निकल कर कितना आया था, ठीक है, इतना आया था। 27 का योग घटा दे तो 3 का योग बचेगा 213। अभी दो संख्या और बची थी 68 और 74, इनको भी इन्हीं के योग में जोड़ दिया, कुल योग 355 हो गया, बटा मैंने 5 कर दिया तो औसत 71 नहीं होगा,
कंफर्म है 71 ही होगा। क्या होगा? 71 होगा। राइट सॉल्यूशन 71 है। बस थोड़ा-सा आप लोग अगर फोकस रहो ना, तो सब सही हो जाएगा। केवल फोकस होके सुनते भी रहिएगा तब भी अच्छा है। कन्फर्म करते रहिए तो भी अच्छा है। बस लेकिन कुछ तो करते रहिए। अब अगला प्रश्न देखो क्या है? सारे प्रश्न अच्छे हैं, प्रश्न स्टैंडर्ड है, प्रश्न का लेवल है, तो प्रश्न पे आपको करने की जरूरत है। फोकस रह करके बढ़ने की जरूरत है। अगला प्रश्न देखिएगा, किसी वस्तु का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 5:3 है। अंकित मूल्य क्या होता है मुझे कोई बताए? अंकित मूल्य क्या होता है? जो प्रिंटेड प्राइस है वही अंकित मूल्य होता है। 5:3 का अनुपात है। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में 5:3 का अनुपात है। हमेशा कभी भी ध्यान से देखिए, प्रक्रिया ये होती है कि सामान खरीदा जाता है, सामान के खरीदने के बाद सामान का दाम बढ़ाया जाता है, फिर बेचा जाता है। हमें इन दोनों का रेशियो पता था और इसका मूल्य पता है, और वो मूल्य है कितना? देखिए 3024। जो अंकित मूल्य से हमेशा छूट देकर विक्रय मूल्य निर्धारित किया जाता है। जैसे आप दुकान पे जाइए तो आपको प्रिंटेड प्राइस बताया जाता है, फिर कहते हैं कि इतने इतने परसेंट का छूट है सर, आपको इतने में मिल जाएगी। तो विक्रय मूल्य बनाने के लिए पहले अंकित मूल्य पर छूट निर्धारित किया जाता है। ये समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। इसने कहा था कि दुकानदार 16% और 20% की छूट देकर इतने में बेचा था। 16% और 20% की छूट देकर बेचा था। लाभ हानि का कैलकुलेशन हमेशा इनके इनके बीच के संबंध पर होता है। लाभ हानि क्रय और विक्रय पर डिपेंड करता है। खरीदारी जो छूट होती है अंकित और विक्रय पे डिपेंड करता है। ये दिमाग में रखिएगा। 16% और 20% दो क्रमिक छूटें हैं। 16% होगा 4/25 और 20% 1/5। आप जानते हैं, मतलब ये 25 से 4 घटकर 21 हुआ है और 5 से 1 घटकर 4 हुआ है और दाम 3024 हो गया है। कोशिश कर रहा हूं कि अंकित मूल्य निकल जाए। अंकित मूल्य निकल जाएगा तो हम ऑटोमेटिकली यहां पर क्रय मूल्य से उसको कंपेयर कर लेंगे और तुरंत उत्तर बना लेंगे। समझने की कोशिश करिए। 7 त्रिक 21 होता है, 7 चौके 28, 28, 7 त्रिक 21 और 7 दूना 14, 4 तिया 12, 12 से डिवाइड कर दीजिए, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 छंग 72। इसको इसके साथ गुणा करिए तो 125 गुणे 36 हो जाएगा आपका क्या? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य जिसका मान 5 था। जिसका मान अगर 5 था, तो 5 की तुलना अगर मैं 125 और 36 से कर दूं, तो 5 25 हम में हो गया। 25 गुणे 36 गुणे 3 कर दीजिए, तो यह मान आपका कितना हो जाएगा पता है? 2700। जो क्रय मूल्य होगा वो 2700 हो गया। अब क्रय मूल्य 2700 है तो लाभ बताइए क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा 324 रुपए। कन्फर्म है लाभ कितना हो गया? 324 रुपए। और काफी लोगों ने देखिए अब तक उत्तर भी बता दिया है। हमने क्या बताया कि 16% और 20% की छूट पर वस्तु को 3024 में बेचा गया है। इसका मतलब इतना प्रिंट किया गया था, मैंने कोई गुणा नहीं किया। इस प्रिंटेड मान को हमने अपना अंकित मूल्य मान लिया जो कि 5 से कंपेयर्ड है। अगर 5 का मान इतना है तो भैया 3 का मान 2700 होगा। मतलब क्रय मूल्य अगर 2700 है और क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से कंपेयर करो तो लाभ का मान 324 है। 324 करेक्ट है, आपके सामने इस प्रश्न का राइट सॉल्यूशन है। मुझे लगता है कि आपने यहाँ पर अच्छे से देखा होगा और एक अच्छे प्रश्न को आपने डन किया होगा। अगला प्रश्न देखिए, 19 से हम 20 पर पहुंच रहे हैं। ये भी एक अच्छा स्तरीय प्रश्न है। इसको भी ध्यान से देखिए आप सभी लोग, कंफर्म करिएगा तो आपको यह प्रश्न भी स्पष्ट समझ में आ जाएगा। चलिए, तो देखो क्या है, रुपए 5000 की कुल धनराशि में से दानिश एक भाग को 12%, एक भाग को क्या करता है? 12% साधारण ब्याज पर और शेष भाग को 10%। अभी क्लियर नहीं कितना भाग कितने पर, कितना भाग कितने पर। कहीं पर उसने साधारण ब्याज की दर से क्या दे कर दिया? निवेशित कर दिया। 5000 उसके पास कुल जमा पूंजी थी। उसने एक बैंक में देखा कि ब्याज दर 12% थी, कुछ पैसा अपना वहां लगा दिया। सोचा था कि अगली जगह ज्यादा ब्याज मिलेगा, बट गया तो पता चला 10 ही परसेंट है। तो बचे पैसे को यहां निवेशित कर दिया। 2 सालों तक निवेशित किया रहा और जब उसने ब्याज अपना काउंट किया तो 1072 रुपए प्राप्त हुआ। तो हमसे ये पता करना है कि दानिश ने इस 12% वाले पर कितने का निवेश किया था। ये आप लोग ध्यान से समझने की आवश्यकता है। इसको समझिएगा। मैं जो बताने की कोशिश करूंगा आप क्लियर करिएगा। यहां पर पहला पार्ट 12% पर, दूसरा पार्ट क्या था? 10% पर उसने निवेशित किया। कुल ब्याज उसको 1072 प्राप्त हुआ है। मैं गुणे 100 कर देता हूं, बटा 5000 गुणे 2 कर देता हूं। जैसे ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय कर दिया। बेसिकली आप ऐसे समझिए, 2 शून्य खत्म, ये 100 हो जाएगा, कटेगा तो मतलब एक यहां शून्य खत्म हो गया। 10.72
मतलब 10.72 का फाइनल उसको क्या मिला है, ब्याज मिला है 10.72% का। एलिगेशन लगा दीजिए इन दोनों को ऐसे, एलिगेशन करेंगे 1.28 हो जाएगा। देखिए डिवाइड करके घटा के देखिए 10.72 0.28 और एक और जोड़ेंगे तो 12 होगा, इधर 0.72 हो गया। इसको इसको हटा दीजिए तो ये आपका कुल मिला के हो जाएगा कितना बताएं, मेरे ख्याल से 8×9 = 72 होगा, 8×1 = 8, 8×6 = 48, 9:16 हो गया। 9:16 हो गया। अनुपाती पदों को जोड़ दे 16×9 = 25 बराबर 5000। किस राशि का पता करना है, इसका 9 का। 25 दूना 50 होता है, 200 गुणे 9 कर दीजिए। 1800 रुपए का भैया निवेश किया था उसने। 12% पर 1800 का निवेश था। 12% पर क्या था, 18% का निवेश था। राइट सोल्यूशन आपके सामने। फिर से एक बार समझिएगा, 12% और 10% और यहां पर 1072 का उसे ब्याज मिला है। इसको भी प्रतिशत में कन्वर्ट किया, 1072 गुणे 100 बटा 5000 गुणे 2 कर दीजिए, तो वैल्यू कितनी हो गई बताइए। या तो हम एक काम कर लेते, यहीं से 12% निकाल लेते, यहां से 10% निकाल लेते, तो हम ब्याज पे ही एलिगेशन कर सकते थे, बट ऐसी कोई जरूरत नहीं, ऐसे भी कर लीजिए। एलिगेट किया हमने तो 1.28, 0.72, 9 to 7, 16 का रेशियो है। इसी रेशियो में इस 5000 का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, तो 12% 9 से संबंधित था, तो 9 का मान 18 आया। 107.2 तब होगा जब यहां पर देखो, यहां पर क्या था, 2 शून्य ही तो कटा था, 1 शून्य और कट करके 1072 हो गया, बटा 10 करेंगे तो कितना होगा, 107.2 होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो 10.72 होगा। आप परसेंटेज को कैलकुलेट करके देखिएगा तो आपका 10.72 होगा। हाँ, मतलब उसको आप कैलकुलेट करिएगा। यस, ठीक, 1800 राइट सोल्यूशन हुआ। अगले प्रश्न पर बढ़ूंगा, 21 नंबर। आइए इसको देखा जाए। y का मान कितना है, देखिए क्यूब रूट ऑफ 6 माइनस 4 है। क्यूब रूट ऑफ 6 माइनस 4 है। अब यहां पर हमसे पूछा है जो मान, उसको ध्यान से देखिएगा। हमसे पूछा है y क्यूब प्लस 12y² प्लस 48y प्लस 100, इसका मान आपको बताना है। चलिए थोड़ा सा देखते हैं, इसको समझते हैं। सबसे पहले अगर हम इस समीकरण जो हमको दिया गया है, इसके उपयोग को समझें, इसी से हम लोग मेहनत करेंगे तो इस पर पहुंच पाएंगे। कैसे करेंगे देखिए, मैं इसको लिख सकता हूं y प्लस 4, आप इस -4 को उधर लेके जाओ तो +4 हो गया। क्यूब रूट ऑफ 6 है, क्यूब रूट ऑफ क्या है, 6 है। अब क्या करेंगे, क्यूबिक ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का घन कर देते हैं। दोनों पक्षों का घन करिए, क्या हो जाएगा, y प्लस 4 का होल क्यूब, थोड़ा सा इसको ट्राई करते जाइएगा सब लोग, और क्यूब रूट ऑफ 6 की पावर क्या हो गया, 3 हो गया। तो ये हो जाएगा y क्यूब मतलब a क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 64 प्लस 3ab, 3 चौके 12y और y प्लस 4, y प्लस 4, ध्यान से देखिएगा y है और ये 4 है, बराबर इसका मतलब होगा 6 की पावर 1/3 की पावर 3, मतलब केवल 6। ये हो जाएगा y क्यूब प्लस 64 प्लस 12y² हो गया प्लस 12 चौके 48y हो गया, बराबर 6 है। अब ध्यान से एक बात समझिए आप सभी लोग, कि जैसे हम ये 64 देख रहे हैं और यहाँ 100 देख रहे हैं, बाकी तो देखो y क्यूब है, y क्यूब है, 12y² है, 12y² है, 48y है, 48y है, केवल ये 64 है और वहां पे 100 है। तो 100 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बताइए, 36 और जोड़ना पड़ेगा, तो 100 बन जाएगा। अगर इधर 36 जोड़ा भैया तो इधर भी 36 जोड़ दीजिए। 36 जोड़ते ही मान कितना हो जाएगा, 42। कितने का उत्तर आया बताइए, किसी का आया नहीं। राइट सोल्यूशन आपका क्या होगा, 42। करेक्ट आंसर आपका 42 हो गया। यस, करेक्ट आंसर क्या हो गया, 42 हो गया। बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है, 42 आप लोग नोट कर लीजिएगा। 21वें का राइट हल 42 है। हम पहुंच रहे हैं 22वें पर। एक और अच्छा प्रश्न आप देखिए ध्यान से। हमारे पास कुछ भिन्न दिए गए हैं। ये भिन्न क्या है, 1/4 है, 2/3 है, 4/5 है, 5/8 है, 3/4 है। ये देखिए आपके पास इतने प्रकार के कुल 5 भिन्न है। इनमें से हमसे कहा जो सबसे बड़ा है और जो सबसे छोटा है का गुणनफल k है। पहले तो इनका सबसे बड़ा निकालो, सबसे छोटा निकालो और उनका गुणनफल k होगा। थोड़ा सा मैं जैसे अगर इसका बड़ा और छोटा अगर मैं निकालना चाहता हूं तो मैं किसी एक को बराबर करने की कोशिश करूंगा, चाहे हर को चाहे अंश को, क्योंकि डायरेक्ट तो देख के नहीं बताया जा सकता ना। आप इसको करेंगे तो 0.25 होता है कंफर्म है, ये 0.66 करके होता है, 0.8 होगा, 8×6 = 48 होगा, 4×7 = 28 होगा।
तो सबसे बड़ा भैया ए आया, लार्जेस्ट आया, सबसे छोटा ए आया, स्मॉलेस्ट आया। तो हमने लिखा k बराबर 4/5 गुणे 1/4, मतलब k का मान 1/5 हो गया। 1 बटे क्या हो गया? 5 हो गया। अब इसकी जगह पर रखिए, जैसे देखो लिखा है 1/k प्लस 4, दूसरे में क्या है? 1/k माइनस 2। तो अगर हम k यहां पर 1/k करेंगे, ये तो k का मान है, 1/k करेंगे तो 5 प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि उल्टा हो जाएगा, और a हो जाएगा 5 माइनस 2 हो जाएगा, मतलब 9 गुणे 3 हो जाएगा। और 9 गुणे 3 होता क्या है बताएं? 27। 9 गुणे 3 क्या होता है? 27। आया सॉल्यूशन? 27। बहुत बढ़िया। तो हमने बड़ा निकाला, छोटा निकाला, और बड़े छोटे को लाकर इस समीकरण में सेट कर दिया, तो उत्तर 27 हो गया। आ रही बातें समझ में कि नहीं? ऐसे ही चल रहा है। हाँ, टाइम एंड वर्क का एक अच्छा प्रश्न लिया गया है। मन लगा के इसको भी ध्यान से सुन लीजिएगा, तो भी आपको क्लियर ही हो जाए, समझ में आ जाए। कोशिश करिए कि क्लियर हो जाए भी। पी क्यू आर एक कार्य को क्रमशः, देखो, पी कर सकता है 40 दिनों में, क्यू कर सकता है 90 दिनों में, और आर कर सकता है 36 दिनों में। जैसे हम, हमारी अलग अलग क्षमताएं होती है काम को करने की। हम किसी काम को मान लो 40 दिन में कर पाते, अगला 90 दिन में, अगला 36 दिनों में काम कर सकता है। तो हम बेसिकली, ये क्षमता नहीं है, हमारे दिन है, मतलब कार्य को समाप्त करने के दिन है। हम अपने समय से, मतलब समय ही बेसिकली है, समय से हम क्षमता निर्धारित कर सकते हैं। हम अपना समय देख रहे हैं, आपका समय देख रहे हैं, आपका समय देख रहे हैं, जिसका समय कम ज्यादा होगा, क्योंकि समय अगर आपका ज्यादा है तो क्षमता आपकी कम है, समय आपका कम है तो क्षमता ज्यादा है। ऐसे में हम काम की एक मात्रा पहले निर्धारित करते हैं। काम की टोटल मात्रा, हम टोटल वैल्यू निर्धारित करते हैं, टोटल वर्क। अगर इनके हिसाब से चलेंगे तो 360 हो जाएगा टोटल कार्य। क्या हो जाएगा? 360 टोटल टोटल कार्य होगा। 40 दिनों में अगर 360 आप काम करते हो तो प्रतिदिन 9 काम करता है। 90 दिनों में 360 काम करता है तो प्रतिदिन 4 करता है। 36 दिनों में 360 करता है तो प्रतिदिन 10, मतलब सबसे ज्यादा क्षमता अगर देखी गई तो क्यू की देखी गई। किसकी देखी गई? क्यू की। आपने इस 360 काम को प्लान करा दिया, 360 वर्क को प्लान करा दिया। अब इसमें पढ़िए, पूरी लाइन को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। देखो, सबसे पहले इसमें पढ़िए, पी जो है कार्य शुरू करता है, पी जो है कार्य प्रारंभ करता है, उसकी क्षमता कितनी है? 9। 9 की क्षमता के साथ बेचारा काम में जुट जाता है। जो क्यू होता है वो 7 दिन के बाद उसके साथ ज्वाइन कर लेता है। 7 दिन बीतता है, अब यहाँ पर 2 व्यक्ति हो जाएंगे, पी प्लस क्यू हो जाएंगे, मतलब जो क्षमता है 9 4 13 की हो जाएगी। तो 9 गुणे 7 कर दे, इस दौरान 63 काम हुआ। जब तक क्यू नहीं आया था तब तक कुल 63 कार्य हो चुका था। कंफर्म करिए, सही है? हाँ। फिर इसके बाद कहा जा रहा है, यदि आर जो है शुरुआत से, ये बात ध्यान रखिएगा, आर जो है शुरुआत से 8 दिन, मतलब इस दौर में एक दिन, 8वां दिन यहां पर जैसे ही लगा तो आर भी शामिल हो गया, मतलब काम करने वालों में पी क्यू आर तीनों हो गए। क्या हो गए? तीनों हो गए। अब यहां पर क्षमता इनकी देखो, 9 4 13 10 23 की हो गई। कितने की हो गई? 23 की हो गई। यहां पे काम कितना हुआ होगा? 13 गुणे 1, मतलब 13, क्योंकि देखो, अकेले पी काम कर रहा था, 7 दिन किया था, 63 काम हुआ था। क्यू सम्मिलित हुआ 7 दिन के बाद, और 1 दिन तक पी और क्यू का जोड़ा काम किया है, मतलब 13 काम किया है। अगर इनको जोड़ दूं तो 3 3 6 6 1 7, 76 काम इन लोगों ने डन कर दिया था। कुल 360 में से अगर 76 काम डन हुआ था, 10 से 6 4, और इसके बाद 15 से 7 8, 284 वर्क अभी बचा था। तो यहां पर हमसे पूछा गया है आर ने कितने दिन काम किया, अर्थात इन अंतिम जो 284 काम था, इसको आर शामिल होकर के काम करा रहा है तीनों के साथ। मैंने इसको 23 से भाग कर दिया। 23 एक के जाएगा, 5 2 23 दूना 46 हो गया। 12 सही में कौन है? बस एक ही है। 12 सही 8/23 दिन लगेगा, काम समाप्त हो जाएगा। मतलब काम समाप्त नहीं होगा, अंतिम के जो 3 व्यक्ति थे उन लोगों ने काम किया था। तो 12 सही 8/23 राइट सॉल्यूशन है। एक बढ़िया प्रश्न आपने देखा, फेस किया, और अच्छे प्रश्न पर आपने यहाँ पर वर्क किया। तो यहाँ पर ऐसे होता है, जैसे कार्य में सम्मिलित होने के लिए एक समय लेते हैं कुछ लोग, और सम्मिलित हुए और अंतिम में इस प्रकार से कार्य डन हुआ। आगे मैं बढ़ता हूँ, 23 के बाद 24 पर आइए। एक और अच्छा प्रश्न है, देखिए, इसके बाद लास्ट रहेगा, फिर राजकुमार सर आएंगे साइंस विषय लेकर के। साइंस की सेशन अच्छे से एंजॉय करिएगा, पढ़िएगा। एक गोलीय कोष है, कोष जानते हैं? कोष मतलब सेल, जिसमें जैसे अगर मान लो हम इस कमरे में है तो एक प्रकार का कोष ही है।
लंबाई, चौड़ाई, ऊँचाई सब है, लेकिन जगह है जिससे हम अंदर रह सकते हैं। जैसे खोखला गोला होता है। खोखला गोला मतलब जैसे जो वो गेंद जो कि फुटबॉल है, मतलब बीच में हवा है। लेदर बॉल नहीं, टेनिस बॉल, कैनवस बॉल जो होती है खोखली होती हैं और जो लेदर की होती है वो ठोस होती हैं। एक हमारे पास गोलीय कोस है, गोलीय कोस होगा तो ये देखो ऐसे होगा स्ट्रक्चर, ऐसे। 1 सेकंड फिर से बना देता हूँ। गोलीय कोस कुछ इस प्रकार से होगा, ये इसका सेंटर होगा, ये देखिए ऐसे, ऐसे होगा गोलीय कोस। तो ये जो बाहर का रीजन है मतलब उसकी जो विड्थ है, थिकनेस है वो तो दिखा रहा है और जो अंदर का रीजन है उसमें हवा भरी हुई है, ऐसे। ये देखो ये। अब इसने कहा गोली कोस की जो बाह्य त्रिज्या है 9 है, मतलब यहां से यहां तक इसकी त्रिज्या क्या है 9 है, 9 है। कोस की मोटाई 1 है, मतलब 1 सेंटीमीटर मोटाई है तो आंतरिक त्रिज्या 8 हो गई। आंतरिक त्रिज्या क्या हो गई, मतलब ये कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर हो गया। ठीक है। हमसे कह रहा है कि प्रयुक्त धातु का आयतन, धातु मतलब बीच में तो स्पेस है, बीच में हवा है, तो कभी भी अगर कोस का आयतन आपको निकालना हो तो पूरे के आयतन से आपको आंतरिक के आयतन को घटा देना होता है। तो मैं लिखूंगा, देखो वैसे भी गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। कोई गोला होता है उसका वॉल्यूम इतना होता है। हम लिखेंगे 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो 4/3 पाई को अगर बाहर कर लिया तो आर क्यूब मतलब 9 का क्यूब माइनस 8 का क्यूब हो जाएगा, मतलब 4/3 पाई लिखा तो 729 माइनस 512 हो जाएगा। और अगर मैं लिख दूं इसको 4/3 गुणे 22/7 और यहां पर अगर मैं 729 से 512 को घटा देता हूं तो मान कितना हो जाएगा बताइए, घटाने से यहां पर घटाने से हो जाएगा आपका 213। 213। अब इसको अगर हम हल कर डालते हैं, जैसे 7 से 3 से देखिए, 3 7 21 जा रहा है, 3 1 के 3 जा रहा है। परस्पर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2728 बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब इसको अगर हम हल कर डालते हैं पूरा का पूरा 2728 बटा 3 होगा। हल करेंगे तो 909 सही 1/3 राइट सॉल्यूशन आ जाएगा। 909 सही 3 1 कितना आ जाएगा, 1/3 आएगा। हाँ, 217 होगा, सही बात है। 217 7 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। यस, 7 तरीके 21 होगा, 7 1 के साथ 31 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, आप में से रॉयल जी ने बताया, बिट्टू ने। हाँ, हाँ, घटाने से देखो 9 से 3 9 से 2 7 होता है, बिल्कुल सही बात है। 2 से 1 1 होता है, तो 217 होगा। उसके अनुसार यहाँ पर 7 से कटेगा, 31 हो जाएगा। गुणा कर देंगे 2728/3 हो जाएगा और हल कर डालिए तो उत्तर कितना आ जाएगा, 909 बट सही 1/3। अंतिम प्रश्न है आज के सेशन का। आज का सेशन अंतिम प्रश्न लेकर आया हूं मैं। एक ही लाइन है, बस ये मत समझना बहुत पूरा डीआई है। बस एक ही है, आप समझने की कोशिश कर लीजिएगा, सब स्पष्ट हो जाएगा। निम्नलिखित लाइन ग्राफ 2007 से 12 की अवधि के दौरान एक कार निर्माता कंपनी द्वारा औसत वार्षिक प्रतिशत लाभ को दर्शाता है। ठीक है। दिए गए वर्षों के दौरान एक कार निर्माता कंपनी द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ, प्रॉफिट लाभ को दर्शाया गया है। मैं प्रश्न पढ़ के बताता हूं कि प्रश्न में है क्या। प्रश्न में क्या है, ये है। हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित किस वर्ष में वार्षिक प्रतिशत लाभ ग्राफ में प्रदर्शित सभी वर्षों के दौरान हुए औसत वार्षिक प्रतिशत लाभ के निकटतम था। तो सबसे पहले भैया आप औसत निकाल दो। औसत निकाल के चेक करो होगा क्या। जैसे हमारे पास औसत निकाली 40 है, ये 55 है, 45 है, 65 है, 70 है, 60 है। जोड़िए थोड़ा सा। 40 50 90, 90 40 130, 130 60 190, 90 260, 260 320 और 5 4 9, 9 5 14। तो कितना हो जाएगा जोड़ करके, अगर हम लोग इसको देखें तो जोड़ने पर कुल मिला के अगर हम इसका औसत निकालने के लिए जाएंगे तो जाहिर सी बात हमें जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ने पे मान कितना हो जा रहा है यहाँ पर 300। अगर देखें तो अगर हम कुल मिला के जोड़ देते हैं, देखिए 5 5 10, 10 5 15 कि 5 हासिल 1 हो गया, 6 1 7, 7 7 14, 14 6 20, 20 4 24, 24 5 29, 4 33 बटा कितना हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा। तो 6 पंचे 30 और 6 चौके तो लगभग लगभग 54 55 के आसपास आ रहा है। तो सबसे नजदीक देखो ये है 2008। 2008 होगा। तो सबसे नजदीक कौन सा हो रहा है, 2008। औसत निकालेंगे तो हमारे पास 2008 के आसपास हम पहुंच रहे हैं। तो राइट सोल्यूशन हमारा हो गया, जो कि आपने नोट किया और एक महत्वपूर्ण सेशन आपने कवर किया